बांग्लादेशियों को लेकर के जो है शुभेंदु जी ने और ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। ये दामाद है ये। सुरेंद्र जल्दी भागो। सुरेंद्र जो करना है सरकार करे। भारत में अब कोई जगह नहीं बचेगा। बंगाल एक सेफ पैसेज था, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश से मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एक्शन लिया और सब बंद किया। तो ये मूलतः है कि नई सरकार ने सीधा सा बोल दिया कि भाई अब निकलो, अब हो गया, तुम लोग दामाद उमाद नहीं हो, जिनके थे वो अब सत्ता में है नहीं, तो आप लोग जो है बोरिया बिस्तर बांधिए और निकलिए। अर्जुन सिंह थे और शुभेंदु अधिकारी को तो आप जानते ही हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं बंगाल के, और चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। ये बताने में चाहे उनके एक्शंस हों या वर्ड्स हो, कोई कसर नहीं। किसी को भी जो कन्फ्यूजन था वो सारा कन्फ्यूजन जो है अब दूर हो रहा है। घुसपैठिए जो है उनको अब एक तो जो फेंसिंग का कार्य आरंभ हुआ है, हर जगह पे आपने देखा हुआ वीडियो कि बीएसएफ अब जा करके फेंसिंग आरंभ कर रही है। और अमित शाह हैज़ मूव्ड ऑन, मतलब अब ये कि हो गया। और आज ही अमित शाह का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो 15 अगस्त को 2025 को जो बोला था कि हम शीघ्र ही एक हाई पावर्ड कमीशन का गठन करेंगे, जो अभी ये देखिए कल या परसों उन्होंने अनाउंस भी किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। घुसपैठ एवं अन्य कारणों से अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त को पीएम ने हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है। इसमें अब एक जस्टिस प्रकाश प्रभाकर रहेंगे और उसके बाद फिर श्री दुर्गा शंकर मिश्र होंगे, रिटायर्ड आईएएस, बालाजी श्रीवास्तव होंगे, रिटायर्ड आईपीएस, और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव जो है फॉरेनर्स वाले गृह मंत्रालय इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। और फिर उन्होंने बोला कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव एवं जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। अब इसमें इन्होंने जनजातीय मतलब शेड्यूल ट्राइब को भी बोल दिया है। और यह कमेटी अवैध प्रवास एवं अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेज का व्यापक मूल्यांकन करेगी और धार्मिक सामाजिक समुदाय के स्तर पे जो भी है, अब इनको भी एक टाइम फ्रेम दे दिया गया। अब जब मोटा भाई इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे लगता है उसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो बात इन्होंने की थी उसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया और नक्सलिज्म जो है लगभग अब समाप्त हो ही चुका है। छिटपुट इधर उधर एक आध दो जो बचे होंगे, वैचारिक नक्सली तो अभी हैं बचे हुए, बट जो फिजिकल जो आर्म्स लेकर के घूमते थे, रिवॉल्यूशन किया करते थे, या उनके होल्ड में जो समानांतर सरकारें चल रही थी, उसका जो है अंततः समापन मार्च 31 को हो चुका है। और ये इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कि हम इस भूमि को घुसपैठिया विहीन कर देंगे। और जो बात उनके ट्वीट में हमें दिखी वो ये है कि जन संरचना जो जनसांख्यिकी होता है वो केवल बदला नहीं, क्यों बदला है, अवैध तरीके से बदला, कहाँ से लोग ला करके बसाए गए हैं। इस बात को इस तरह समझिए कि एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, मतलब डेमोग्राफिक चेंजेस क्यों करते हैं, दो कारणों से। एक होता है आप एक जगह पे कंसंट्रेट होकर के वोटिंग पैटर्न जो है वो बदल देते हो, और 30% एक थ्रेशोल्ड टाइप का है डेमोक्रेसी में। 30% आपका आ गया तो यदि दूसरा समाज विभक्त रहे, बटा रहे और कई पार्टियां हो कंटेंशन में, तो एक मुश्त वोट करने से इनके अपने लोग जीतते हैं।
तो 30% का ये कंसंट्रेशन जो है क्रिएट करना चाहते हैं। एक पर्पस होता है पॉलिटिकल पावर में आना, कि हमें राजनीतिक सत्ता मिले या सत्ता में हमारा से हो, हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, या मतलब बात पहुँचे। और राजनीतिक सत्ता क्यों चाहिए? ऑब्वियसली फाइनल गोल गजवाए हिंद या शरीयत है, परंतु उससे पहले जब तक आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तब तक ये चाहते हैं कि जो ऑलमोस्ट शरीयत में जो कहा गया है और विशेषतः काफिरों को लेकर के, उसको ये खुल्लम खुल्ला एग्जीक्यूट कर सके। मीनिंग रेप, रेजीम ऑफ रेप, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रेप। आप संदेश खाली देख लो, पूरा बंगाल आप एक तरह से देख लो। लव जिहाद, केरल है उसका बहुत बड़ा उदाहरण, उत्तर प्रदेश उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, हरियाणा में हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है अब। ठीक, एक समय मैं भी मतलब उसमें विश्वास नहीं करता था, परंतु जब जैसे जैसे ये एक मेनेस बनता चला गया सोशल मीडिया के दौर में, हमने विश्वास करना आरंभ किया और हमारे सामने परिणाम उसके थे कि समाज में क्या हो रहा है। लूट, मार, दंगा, छिनैती, चेन स्नैचिंग, मर्डर कर देना, बमबाजी, ये सारा कुछ एक ट्रेट है जो या तो आप राजनीतिक सत्ता में सर्वोच्च पद तक पहुंचते हैं या फिर ऐसे लोगों को पहुंचाते हैं इन ल्यू ऑफ विच यू आर अलाउड टू रन दिस इलीगल पैरेलल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो टीएमसी जो है वो करवा रही थी। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है इनका कि यदि ये एकजुट होकर के किसी भी एक राज्य में रहेंगे, फिर इनके लिए होता है दूसरी जगहों से इलीगल लोगों को अपने में लाना और फिर वही अवैध या इलीगल एक्टिविटीज़ में संलिप्त होना, कट्टा बनाना, बम बनाना। ठीक है, तो ये दो कारण हैं। अब जब डेमोग्राफी चेंज की बात होती है तो ये आ तो रहे ना कहीं से, तो ये उन जगहों से आते हैं जहाँ पे ये संभवतः या तो इतने कम हैं कि वहाँ के राजनीति में इनका कोई से है नहीं, या फिर ये बाहरी लोग हैं जिनको कहीं पे बसाना आवश्यक है, उस जगह पे बसाना आवश्यक है जो इनको लगता है कि लॉन्ग टर्म में इनके लिए फिजिबल रहेगा। यही एक राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या बन गई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया था और बोला था कि दिस इज एन नेशनल सिक्योरिटी इशू। अब ये कैसे होता है? जब आप एक जगह की डेमोग्राफी ऐसे बदलोगे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो बनभूलपुरा है, हल्द्वानी का, उत्तराखंड में। 17 वर्ष इस पे केस चले हैं, रेलवे की ज़मीन है और पूरी की पूरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, 50,000 लोग वहाँ पे, वो जिनको वोट देते हैं वही जीतता है और ऑब्वियसली मुसलमान को ही वोट देते हैं। अभी कांग्रेस का खड़ा हो रहा है, कभी जो निर्दलीय खड़े होंगे, अपनी पार्टी बना करके खड़े होंगे। तो एक छोटे से एरिया में इन्होंने 4369 घर बसा लिए। 17 वर्ष रेलवे अपनी भूमि को खाली कराने के लिए लगी रही, नहीं करवा पाए, आज तक नहीं खाली हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट का लास्ट डिसीजन था कि रमज़ान है तो मना लेने दो, उसके बाद चले जाएंगे। हिंदुओं को हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के लॉन्ग रूप जो है वो नहीं देता। तो एक जगह जब ये हो जाता है, फिर दे मूव ऑन टू नेक्स्ट प्लेस। नेक्स्ट तो पहले वो गांव के स्तर पे होगा, फिर पंचायत, फिर ज़िला, कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा, और ऐसे करके एक लोकसभा से दूसरी लोकसभा, दूसरी से तीसरी। इनका पर्पस वही है, एंड दे विल ब्रीड लाइक यू नो व्हाट। उस पे जो है अंततः अब एक कमेटी बनी है और उसमें न केवल समस्या क्यों हुई ये जाना जाएगा, बल्कि समयबद्ध रूप से उसका समाधान भी बताया जाएगा। तो बढ़िया है कि अमित शाह ने फाइनली इस बात को रिकॉग्नाइज़ किया है और अब जो है इस पे कुछ तो एक्शन होता हुआ दिख रहा है। ये हकीमपुर चेक पोस्ट है। इस चेक पोस्ट के उस पार बांग्लादेश है, बांग्लादेश का सातखीरा डिस्ट्रिक्ट है और सातखीरा डिस्ट्रिक्ट में इन्हें भेजा जाएगा। और जो प्रोसेस ये बताया गया है कि अमूमन जितने लोग आते हैं उनमें से कुछ लोगों को
यहाँ सिलेक्ट किया जाता है, उनके दस्तावेज लिया जाता है, बांग्लादेश के जो दस्तावेज रहे हैं। ये লকডাউন বছর আগে মানে আর্লি লকডাউন শুরু হয়েছে কিভাবে আর যাতে পারিনি সুরাইপথে এলাম কোন জায়গা এ তোমার বেনাফল সেটা কত বছর মোটামুটি? এই লকডাউন কয় বছর আছে? আমি 2 বছর 1 মাস হয়েছে এখানে আসছিলাম, চোরাই পথে আসছি। কোন পথে আসছি সেটা বলতে পারবো না। কেন এসেছিল? আসছিলাম, আমার ওয়াইফ অনেক অসুস্থ ছিল, তার মানসিক কিডনির সমস্যা ছিল। चोरी के रास्ते से आए। और दुर्भाग्य देखे दोस्तों कि जो लोग घुसे हैं वो ऑन कैमरा बता रहे हैं कि हम घुसपैठिए हैं, वामपंथी, लेकिन नहीं मान रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, तुम जो है अमानवीय व्यवहार कर। डिटेंशन सेंटर बनेगा, शुभेंदु अधिकारी ने बोल दिया हर ज़िले में डिटेंशन सेंटर बनेगा और उसको हमें MHA को नहीं देना है, होम अफेयर्स और फॉरेन वाला ना ना ना, BSF को दो, BSF जो है वो अपना देख लेगा उनको कैसे कहाँ ले जाना है। क्योंकि आप जो ही उनको एक लीगल रिफ्यूजी वाला प्रोसेस और ये सब में डालोगे, फिर तो वो एक्सेस करने लगेंगे आपके लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को। उसमें जो है इनके लिए तो सुबह शाम जो है लोग लगे रहते हैं इनके बचाव के लिए, तो उसको उन्होंने बाईपास कर दिया शुभेंदु अधिकारी ने। जो पकड़ में आए BSF को दे दो, BSF वाले जो है उसको ले जाएंगे रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जैसे भी उनको ढकेलना हो। क्योंकि खेत वेत जो है ना दोस्तों, बस ऐसे ही है, बस है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं, कुछ नहीं। 400-500 किलोमीटर आप सोचो ऐसे खुला है, और ऐसा भी नहीं कि पहाड़ी है, नदी है बीच में, ना ना ना, फ्लैट गेहूं के खेत, धान के खेत हैं, गोभी रोपा हुआ है, उस पार बांग्लादेश है, इधर भारत है। ये स्थिति है, आ जा सकता है मुसलमान। इनफैक्ट हिंदुओं के जो खेत कुछ बॉर्डर के उस पार है, आधार कार्ड दिखा के आप जा सकते हो उस साइड में, मुसलमान उनका सारा फसल काट लेते हैं, हमारे वाले तो वो सब कर नहीं पाते हैं। यहाँ तक टॉर्चर जो है वो होता है। तो अपना अब देखा जाएगा इन लोग को कैसे पुश करना है, नहीं करना है। वामपंथी नहीं मान रहे हैं। যশোর জেলায় 4 বছর মেটিয়া পুরুষ রাজমিস্ত্রি কাজ এনআরসি চালু হয়েছে, আমাদের তো কোনো সবুজ নেই, সেই কিছু কোনো কাগজপত্র নেই, খেটতাম খাতাম এই কী বলবো বলুন। ইনি তো আসার পরেই তো এইটাই চালু হয়েছে, এর আগে তো ছিল না। এটা যখন চালু হয়েছে তখন তো আর এখানে বেআইনিভাবে থাকা যাবে কি বলুন? কী করলে কি হবে, কোনটা করলে কোনটা সুবিধা হবে, সেটা যে কোনোভাবে তো পার তো হতেই হবে, মানে এখানে তো করি আইনি। आ गए, राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, कहाँ जाना है, कोई कागज़ वागज फलाना ढिमका कुछ भी नहीं है, अपना खुल्लम खुल्ला जो है वो चल रहा है ना। मैं जो है क्या ही बोलूँ अब। और ये तो 150 आपको दिख रहे हैं, ये 150 नहीं है, मुझे लगता है 1-आध लाख तो केवल दिल्ली NCR में होंगे। 1 लाख हो सकता है, मैं कम ही बोल रहा हूँ। 1 लाख परिवार हो सकता है दिल्ली NCR में होगा, जो ये सब काम मतलब राजमिस्त्री का, तो मेड का, और जो भी काम होता है डोमेस्टिक हेल्प का, ये सारा काम कर रहा होगा। और हर शहर में कहा जाता है कि अब पुलिस को जो है मतलब वेरिफिकेशन होना चाहिए आपके यहाँ कौन मेड आ रहा है। कुछ नहीं, मैं मतलब नोएडा में ही जब एक दूसरे पते पर रहता था, वहाँ आती थी एक मेड, तो मतलब वो जिस तरह से बात करती थी, तो हमारी वाइफ ने बोला आप तो इधर के हो नहीं, तो फिर हैं मालदा के हैं। बोले सब मालदा के ही होते हैं, सब मालदा के। उसके बाद कुछ दिन बाद उसने आना जो है वो बंद कर दिया। तो ये है एक सिस्टम बना हुआ कि अभी हमारे तंत्र में भी जहाँ पर इतना स्ट्रिक्ट, एक मैं दिल्ली NCR की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लोग कहाँ से आधार कार्ड और ये सब कैसे बना लेते हैं, और
वो आधार कार्ड वैलिड है नहीं है, कोई चेकिंग का मैकेनिज़्म नहीं है। ये कितनी विचित्र बात है कि कम से कम पुलिस के पास वो एक्सेस होना चाहिए कि भाई ये लोग सही हैं कि नहीं, इनका आधार सही जगह से बना है कि नहीं। ना, कुछ नहीं। এই দমদম ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম, বছর 2 হবে। এরপরে প্রশাসন রাখবে না, তা কি করবো বলুন। আর এদের সরকার যদি না রাখে, আমরা গরিব মানুষ পেটে দেয় আসছিলাম, এখন সরকার যদি না রাখে তাহলে আমরা তো থাকতে পারি না, এই জন্য চলে যাচ্ছি এই সীমান্তেই, নদীর ওপারেই। सब पास में रहते हैं। जसोर से आए हैं तो यहाँ से आए, वहाँ से बिना पोल और फलाना ढिमका सब, मतलब क्या ही बोला जाए। इन सब को क्या लगा था कि मतलब फ्री का होटल उधर खुला हुआ है, चले चलो है, और कोई हमें जो है कुछ कर ही नहीं पाएगा। और एक जो ये निशी जी लिख रहे हैं ना कि जयपुर में गारमेंट कंपनीज को बोला गया था अपने वर्कर्स का डेटा बनाने के लिए, बहुत जगह पे दिया गया था। अभी मैं एक कहानी जो है वो सुनाता हूँ आपको, ये पहले ये चलचित्र देख लीजिए। ये है ऐसे ही। अभी एक जो इन्होंने कहा ना कि डेटा मांगा गया, यूपी के लखनऊ में संभवतः गोमती नगर में, यदि मैं गलत नहीं हूँ, या आसपास में कहीं पे पता चला कि ये जितने भी एक तो अवैध लोग हैं वो क्या करते हैं, किसी ठेकेदार के थ्रू आते हैं। ठेकेदार इनको क्या बोलता है कि आप जिस भी घर में जाते हो उसकी एक एक डिटेल चाहिए। घर में कितने लोग हैं, कितना कमा रहा है आदमी, कब कौन बाहर निकलता है, कितने बच्चे हैं, कौन से स्कूल जाते हैं, कितने बजे स्कूल जाते हैं, कितने बजे आते हैं, ये सारी चीज़ें एक्सेल शीट में मेंटेन होती है। ये लखनऊ पुलिस में, मतलब मेरे कुछ जानकार लोग हैं, वहाँ से मुझे पता चला। आप और हम, मतलब ये मानवता के नाते, अब चलो भाई ठीक है, आ गया, नौकरी कर रहा है, कुछ नहीं, इनोसेंट नहीं है, बच्चे नहीं हैं, जो भी आ रहा है वो चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा है और वो बना रहा है, आपका डेटा कंपाइल हो रहा है। और क्यों हो रहा है ये डेटा कंपाइल, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, मेरे घर पे कौन कौन आ रहा है, किस तरह की बातें हो रही है, मैं पॉलिटिकल पर्सन हूँ, नॉन पॉलिटिकल हूँ, मेरा बच्चा किधर है, ये डेटा किसी ठेकेदार को क्यों चाहिए? क्योंकि वो डेटा ऐसे ऐसे हर जगह से जहाँ पे इनके लोग काम कर रहे हैं वो सब कोलेट हो करके, वो सब एक जगह बना करके, हो सकता है देवबंद में जा रहा हो, इनके रीजनल सेंटर्स और तमाम तरह के, और इस सारे डेटा का उपयोग जब उन्हें करना होगा, जिस सिटी को दे वुड वांट टू ले सीज ऑन इट, दे कैन डू इट। हम बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हैं इसको लेकर के। इस कारण से जो भी आपके आसपास में, जहाँ पे भी आपको पता चल रहा है, तो इनकी सूचना जो है पुलिस को देते रहिए। हालांकि पुलिस को घंटा दीजिएगा, पुलिस खुद ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। पुलिस यदि कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, कोई भी पुलिस हो, किसी भी राज्य की, ये लोग हफ्ता लेते हैं बिना इनकी जानकारी के। एक व्यक्ति भी कहीं पे काम नहीं कर सकता। क्यों ये काम करने दे रहे हैं? पैसा आ रहा है उनसे। तो पुलिस को भी अब क्या ही कितना बोला जाए। पहले लड़ जाएगा तो वो बच जाएगा, नहीं तो बहुत झमेला में पड़ेगा। कोई बांग्लादेश का नागरिक
यहाँ आके बंगाल में रहेगी तो ठीक नहीं है ना। इसीलिए वो जितना जल्दी भाग जाइए, अपना देश चला जाइए, उनके लिए भलाई होगी। नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ अरेस्ट होके गिरफ्तार होके बीएसएफ वाला उनको वापस देगी। यही तो बात है। चलो आदमी तो घटिया ही है, लेकिन कभी कभी सेंसिबल बात जो है हो जाती है इन लोगों से। बिल्कुल ब्रिगेडियर प्रताप एकदम राइट थे। सस्ते लेबर के चक्कर में कई हिंदू, यह भी सत्य है। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये भी है ओम प्रकाश जी कि हिंदू काम भी तो नहीं करना चाह रहा ना। आप चलो बाहरी तो ठीक है, फिर मतलब बाहरी तो हम मान लेते हैं कि वो सस्ता औने पौने दाम में करेगा। भीतर में कौन सा जो बाकी जो काम है टेक्नीशियंस के, इलेक्ट्रिशियन के, प्लम्बिंग के, इस तरह का काम कौन कर रहा है? क्या हमारा हिंदू युवा ये काम करना चाह रहा है? नहीं, वो तो बीटेक की डिग्री फर्जी कॉलेज से भी लेकर के वो इस खुमारी में है ना कि मैं तो 50,000 से कम की नौकरी करूँगा ही नहीं। वहीं दूसरा है जो कर रहा है नहीं भाई हम 20,000 में भी आई एम ओके, मैं कमाऊँगा, मुझे काम करना है और मैं आगे बढ़ूँगा। वो तो ये बोल रहा है। দাদা আপনারা কতদিন আছেন এখানে? এই 6-7 মাস, 5-6 মাস। 5-6 মাস। কোথায় বাড়ি আপনাদের বাংলাদেশে? বাংলাদেশ কুষ্টিয়া জেলা ভেড়ামা থানা। আচ্ছা, আর এবারে কি ফিরে যাচ্ছেন আপনারা? জি। কি কাগজপত্র কিছু হয়েছে? না দেওয়া হয়নি, এখানে এনআইডি কার্ডের ফটোকপি আছে। এটা তো আপনার বাংলাদেশের আইডি? জি। আচ্ছা, তো আপনি কি এখানে কোনো ভিসা বা পারমিশন নিয়ে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে? জি না। তো এখন বেরিয়ে যাচ্ছেন কেন আপনারা? এখানে শুনছি সব বাংলাদেশের লোকে সব পাঠাই দিচ্ছে। আচ্ছা, তো কিছু বলছে আপনাকে বিএসএফ কখন পাঠাবে ও পারে? জি না, এটাও জানি না। এখানে কি করতেন পশ্চিমবঙ্গে 5-6 মাস ধরে? কাজের উদ্দেশ্যে কাজ করতাম। কি কাজ করতেন এখানে? ওই রিক্সা চালাতাম, কাগজ কুড়োতাম, এইসব কাজ। তাছাড়া আপনার পরিবারও এখানে থাকতো? এখানে কোথায় থাকতেন পশ্চিমবঙ্গে? ওই নিউ টাউনে। নিউ টাউনে থাকতেন। আচ্ছা, তো এখন কি ফিরে যাচ্ছেন আপনারা? হ্যাঁ, এখন ফিরে চলে যাচ্ছেন। কেন ফিরে যাচ্ছেন এখন? ধরো এখন সেই সরকার করছে বাংলাদেশের মানুষ রাখবো না, তোমরা ভালোভাবে চলে যাও। मुझे हंसी जानते हैं किस बात पे आती है कि ये लोग बिना किसी लज्जा के, मतलब ये तुमने इलीगल काम किया है ना। कोई चोरी करेगा कुछ करेगा तो मुंह छुपा के बचता है। वो यहाँ खुल्लम मतलब उस इतना कैजुअल है अपने अप्रोच में कि हाँ 6-7 महीना पहले आया था, अपना देश से आया था, अभी बोल रहे हैं कि इधर नहीं रह सकते। तो वो ऐसे बोल रहा है इधर नहीं रह सकते जैसे उसका राइट था यहाँ पे रहना, एंड समहाउ दिस गवर्नमेंट इज ट्रैम्पलिंग ऑन इट कि नहीं नहीं अब नहीं रह सकते तुम, मतलब संवैधानिक अधिकार तुम्हारा था वो समाप्त हो गया। तो ये पता नहीं ये सोच कहाँ से इतनी विचित्र आती है कि यू कैन गो ऑन टू बिलीव इन समथिंग विच इज सो एब्सर्ड, इरैशनल, इलॉजिकल, और उसको आप प्रोसेस कैसे कर लेते कि ठीक है सब तो अपना ही है, दारुल क्या बोलते हैं, हर्ब, इस्लाम जो भी अपना बना रहे थे लोग। एक पैसा कोई लज्जा नहीं, कोई ग्लानि नहीं कि ये हम चिरकुटाई कर रहे हैं, अपना देश में थे उधर रहना चाहिए, यहाँ के क्या कर रहे हैं। इसमें कितना तो पता चले एक साला बम वम बनाता हो, कौन जानता है इनके बारे में। एक और है।
डिमोलिशन का। ये हुगली में हो रहा है। टीएमसी से जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स थे सरकार की प्रॉपर्टी पे, और लोग जय श्री राम बोल करके अपना जो है, भाई साहब